साथियों नमस्कार। आप सभी की डिमांड पर आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं राजनीति विज्ञान आरबीएसई पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 के 425 वन लाइनर रीट के सिलेबस के अनुसार वन लाइनर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ताकि आप बहुत ही कम समय में वो रिवीजन कर पाएं। शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 देखिए, संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। इस टॉपिक के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके क्वेश्चन यानी 425 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर। निम्न में से किस अंग का सबसे प्रमुख कार्य विधि निर्माण होता है? संसद का। कानून बनाने के प्रस्ताव को कौन सा विधेयक कहा जाता है जो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक के प्रत्येक सदन में कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। कितनी अवधि के बाद संसद का सत्र आहूत करना आवश्यक होता है? 6 माह बाद। निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होने के साथ भारत की संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है? यानी कौन कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी होता है और साथ में भारत की संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है? तो यह है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर कोई भी विधेयक, अधिनियम या कानून बनता है? तो ये अनुच्छेद है 111। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, कथन है देश के मुसलमानों एवं ईसाइयों के लिए सामाजिक धार्मिक जीवन के लिए कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। कारण है मुसलमान व ईसाइयों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनके लिए अपने पर्सनल लॉ बोर्ड होंगे जो उनके सामाजिक जीवन के नियमों का निर्धारण करेंगे। बिल्कुल सही है। कथन और कारण सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को आपको पढ़ना है। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को। ये सही नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को भंग करता है। ये कथन सही है। तो कथन 1 और 3 सही है। लोकसभा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा भारतीय संसद का लोकप्रिय और निम्न सदन है। इस सदन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है, जिसमें 530 विभिन्न राज्यों से हैं और 13 संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष या अधिक उम्र के नागरिक जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण है वे मतदान द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। तो तीनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतदाताओं की संख्या संपत्ति के आधार पर बहुत ही सीमित थी। केवल 15% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक सदस्य विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। वैसे आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जा सकती है। सभा आधुनिक लोकसभा के सदन के रूप में मानी जाती है तथा समिति विशिष्ट लोगों का संगठन हुआ करती है जिसका स्वरूप आधुनिक राज्यसभा में मिलता जुलता है। 1909 के अधिनियम द्वारा विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या 16 निर्धारित कर दी गई थी। ये दोनों ही कथन है वो सही नहीं है। कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इराक में संसद का पूरा नाम शूरा के नाम से जाना जाता है। ये कथन सही नहीं है, कथन 1 और 2 सही है। वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित की गई है? 131 सीटें। 131 सीटें। राजस्थान से राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? राजस्थान से राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? 10। संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 368 में। राज्यसभा के लिए विधेयक को उसके प्राप्ति की तिथि से कितने दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है? राज्यसभा के लिए विधेयक को उसकी प्राप्ति की तिथि से कितने दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है? 14 दिन के भीतर। भारत के किस राज्य में स्थानीय स्वशासन के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को आवश्यक माना गया है? तो ये राज्य है राजस्थान। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करता है? अनुच्छेद 85 के तहत। भारतीय संसद के प्रतिवर्ष कितने सत्र अथवा अधिवेशन होते हैं? 3। भारतीय संसद के प्रतिवर्ष कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं? 3। भारतीय संसद के अनुसार शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जाता है नवंबर दिसंबर में। किस देश की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। संसद की कार्यवाही के दौरान लोकसभा सदन को स्थगित करने का अधिकार किसको है? संसद की कार्यवाही के दौरान लोकसभा सदन को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। संसद की कार्यवाही के दौरान सदनों को सत्र अवसान करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल संख्या का कितना भाग शामिल होता है? 10वां भाग। संसदीय कार्यवाही के दौरान राज्यसभा सदन को स्थगित करने का अधिकार किस पीठासीन अधिकारी को हो सकता है? उपराष्ट्रपति को। भारतीय संसद द्वारा प्रतिवर्ष बजट सत्र का आयोजन कब किया जाता है? फरवरी से मई के दौरान। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? यदि कुल सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 55 सदस्य। राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? यदि कुल सदस्य संख्या 245 हो तो 25 सदस्य होने चाहिए 245 में से। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निश्चित है? 245। भारत की वर्तमान राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित किए गए हैं? 229। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची के द्वारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है? 4थी अनुसूची के द्वारा। भारत की संसद के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 79 में। लोकतांत्रिक शासन में सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। लोकतांत्रिक शासन में सरकार के अंग 3 होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का प्रमुख अंग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त तीनों। किस देश की व्यवस्थापिका को मजलिस कहा जाता है? किस देश की व्यवस्थापिका को मजलिस कहा जाता है? इराक। भारतीय संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, उच्च सदन, निम्न सदन, उपरोक्त सभी से। सभा और समिति नामक 2 प्राचीन संस्थाओं का उल्लेख किस वेद में मिलता है जिससे आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जाती है? ऋग्वेद से। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कांग्रेस किस देश की व्यवस्थापिका को कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। प्राचीन काल में समिति नामक संस्था को किस रूप में जाना जाता था? प्राचीन काल में समिति नामक संस्था को किस रूप में जाना जाता था? वर्तमान लोकसभा के रूप में। प्राचीन समय में राज्यसभा का स्वरूप किस संस्था को माना जाता था? सभा को। प्राचीन समय में राज्यसभा का स्वरूप किस संस्था को? सभा को। प्राचीन काल में वर्तमान स्वरूप के विधि एवं संवैधानिक सिद्धांत के प्रचलन का उल्लेख मिलता है उपरोक्त सभी में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित की गई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई? तो यह है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक सदन में
एक सदन में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल का निर्माण है वो किया गया है 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या 16 निर्धारित कर उनमें से 4 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। किस अधिनियम के द्वारा 15% लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया? 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संविधान की किस अनुसूची के अनुसार किसी सदस्य को दल बदल का दोषी पाए जाने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है? यह 10वीं अनुसूची के अनुसार। किस सूची में दल बदल वाला नियम दिया गया? 10वीं अनुसूची में। यदि कोई व्यक्ति 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़कर दोनों स्थानों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे कितने माह के भीतर एक स्थान को रिक्त करना होता है? 1 माह के भीतर। वर्तमान लोकसभा के कुल सदस्यों में से संघ राज्य क्षेत्रों में कितने सदस्य निर्वाचित किए गए हैं? वर्तमान लोकसभा के कुल सदस्यों में से संघ राज्य क्षेत्रों से कितने सदस्य लिए गए हैं? 13। वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545। किस अनुच्छेद के अनुसार 18 वर्ष या अधिक उम्र के वयस्क नागरिक जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण है वे मतदान द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे? अनुच्छेद 326 के द्वारा। स्वतंत्र भारत में लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है? प्रत्यक्ष रूप से। कांग्रेस को कब लोकसभा चुनाव में 75% से अधिक स्थान प्राप्त हुए? कांग्रेस को कब लोकसभा चुनाव में 75% से अधिक स्थान प्राप्त हुए लेकिन उसे कुल मत 50% प्राप्त नहीं हुए? 1984 में। वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितने स्थान आरक्षित है? 84। वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है? 47। और दोनों के टोटल कितने हैं? 131। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा का जो कार्यकाल है वो अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा? अनुच्छेद 83 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? यह प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत में पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ? अप्रैल 1952 में। भारत में पहली बार लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र बहुमत प्राप्त सदस्य को अध्यक्ष चुनेगी? अनुच्छेद 93 के अनुसार। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर बहुमत से संकल्प पारित करके हम पद से हटा सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव लाने से कम कितने दिन पूर्व संबंधित को सूचना करनी आवश्यक है? 14 दिन पूर्व। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष को यह अधिकार है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम माना जाएगा? ये अनुच्छेद है 110 में ये बात लिखी गई है। राज्यसभा के लिए भारत के किस राज्य से सर्वाधिक सदस्य निर्वाचित होते हैं? उत्तर प्रदेश से। भारत के किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? दिल्ली और पुडुचेरी को। वर्तमान राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या में संघ राज्य क्षेत्रों के कितने सदस्य निर्वाचित है? 4 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा जो एक स्थायी सदन है इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा में प्रत्येक 6 वर्ष बाद कितने सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है? 1/3 सदस्यों का। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? संविधान के अनुच्छेद 89 और 64 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अनुसार सभापति के अतिरिक्त राज्यसभा का एक उप सभापति होता है जिसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को करते हैं? अनुच्छेद 89। संविधान के किस अनुच्छेद के में लोकसभा गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 81 में। भारतीय संसद का कौन सा सदन लोकप्रिय सदन अथवा निम्न सदन कहलाता है? भारतीय संसद का कौन सा सदन लोकप्रिय सदन अथवा निम्न सदन कहलाता है? लोकसभा। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती
है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। किस संविधान संशोधन के द्वारा 31वां संविधान संशोधन 1974, 31वां संविधान संशोधन 1974 के अनुसार संसद ने किस अधिनियम के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत प्रारंभ में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई? 520। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं? उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित अथवा चुने जाते हैं? 48। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। नेक्स्ट चैप्टर है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद से किसी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती? अनुच्छेद 113 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय में अगर संसद उसे पारित कर विधि न बनाए तो यह अध्यादेश समाप्त माना जाता है? 6 सप्ताह के भीतर। जब संसद के किसी भी सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश है वो जारी कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था? डाक बिल। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम अर्थात कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 111 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे प्रदान करे? अनुच्छेद 78 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 72। समाधान का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्राप्त करता है? अनुच्छेद 72। निम्न में से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती राज्यसभा के सभापति के रूप में राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास, जिसे द रिट्रीट नाम से जाना जाता है, कहा जाता है शिमला। राष्ट्रपति भवन जो राष्ट्रपति का औपचारिक आवास होता है, निम्न में से किस हिल्स पर स्थित है? रायसीना हिल्स पर। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को कम से कम कितने दिन पूर्व सूचित किया जा सकता है? 14 दिन पूर्व। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार निर्वाचित हुए, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार निर्वाचित हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युति के कारण रिक्त हो जाए तो कितने माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है? 6 माह के भीतर। महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितने सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? 2/3 बहुमत द्वारा। महाभियोग का अगर प्रस्ताव लेके आना है तो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52 में। निम्न में से कौन सा देश अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाला देश है? तो ये फ्रांस, रूस और श्रीलंका। फ्रांस, रूस और श्रीलंका अर्ध अध्यक्षात्मक वाले देश है। निम्न में से कौन सा देश अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाला देश है? ब्राजील। कौन सा देश संसदात्मक व्यवस्था वाला देश है? जापान, भारत और ब्रिटेन। संसदीय व्यवस्था वाला देश कौन सा है? जापान, भारत और ब्रिटेन। राज्यसभा के गठन का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा का अनुच्छेद
80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। भारतीय संसद का उच्च सदन स्थायी सदन के नाम से कौन सा सदन जाना जाता है? राज्यसभा। ये उच्च सदन है और स्थायी सदन है। निम्न में से किसको संसद में मतदान का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी को। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वे संसद के किसी भी सदन में बोलने व भाग लेने का उसे अधिकार होगा? अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी को संसद में बोलने व भाग लेने का अधिकार है, अनुच्छेद 88 के तहत। संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा कौन कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। सन 1967 तक पूरे भारत में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 7 बार। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनको पढ़ना है और आंसर आपको देना है। तो इसमें कथन 1 और 2 सही है। प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा के मध्य भी संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है, सही है। प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण जो मामले हैं वह स्वयं देखता है। प्रधानमंत्री संसद के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान नहीं करता, नेतृत्व प्रदान करता है, ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सभी कथन है वो सत्य है। प्रधानमंत्री की शक्तियों के संबंध में देखिए, भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली शासनाध्यक्षों में से एक है। वह सरकार का मुखिया होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष या राष्ट्र अध्यक्ष होता है। यानी शासन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। शासन अध्यक्ष प्रधानमंत्री और राष्ट्र या राज्य अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल व अन्य नीति निर्माण संस्थाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री की देखरेख में लिए जाते हैं। सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निरीक्षण में तथा उसकी सलाह के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री कैबिनेट की विभिन्न बैठकों का आह्वान करता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की जो बैठक होती है उसको बुलाने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। और अध्यक्षता प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संसद और कैबिनेट के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों, उच्च स्तरीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये सभी प्रधानमंत्री की शक्तियां या कार्य है। कथन और कारण दिए गए हैं। प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा 2 तरह की शपथ दिलाई जाती है। शपथ कर्तव्य ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए दिलाई जाती है तथा गोपनीयता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति मंत्रिमंडल के निर्णय को गुप्त रखेंगे। कथन और कारण सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 3 सत्य नहीं है। देखिए, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है वो किसी विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उस विभाग के प्रभारी होते हैं, सही है। राज्य स्तर के मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। राज्य स्तर के मंत्री है वो कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते, ये भी सही है। उप मंत्री ये किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी तो नहीं होते परंतु मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं, तो ये कथन भी सही नहीं है। कथन 1 और 2 सही है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्री परिषद के निर्माण में पहला कदम होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो मंत्री परिषद के निर्माण में पहला कदम होता है। सभी कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन 1 और 3 सही है और कथन 2 है वो गलत है। देखते हैं किस प्रकार सही है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में दिया गया है, सही है, जो अब तक भारत में 3 बार लागू किया जा चुका है। दूसरा कथन गलत क्यों है? देखिए, भारत में सर्वाधिक वित्तीय आपातकाल बिहार राज्य में लगाया गया है। भारत में सर्वाधिक बार अगर पूछे
तो सर्वाधिक बार यानी अब तक 10 बार है वो उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन है वो लागू हो चुका है। और सर्वाधिक दिन पूछे तो वो पंजाब में, सर्वाधिक समय तक वो पंजाब में और सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में। तो ये कथन सही नहीं है। किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता, यह भी कथन सही है। कथन 1 और 2 सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन 1, 2 और 4 सही है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, सही है। वह राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। देखो, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों, राज्यों में राज्यपाल, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। तो ये कथन भी सही है। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व ही भंग कर सकता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 83 में दिया गया। ये सही नहीं है। संसद के किसी भी सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये कथन सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित ये कथन दिए गए हैं और सभी कथन सत्य है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का निकटतम संभव समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संसद के प्रत्येक सदस्य का मत भार निकालने के लिए राज्यों के विधानमंडल के कुल मतों को दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों में बांट दिया जाता है। निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। इस निर्वाचन में प्रथम साधारण पद्धति से मतों की न्यूनतम संख्या निर्धारण की जाती है। तो ये सभी कथन है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। ये कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से कथन हैं वो सही है। तो कथन 1 और 2 सही है, कथन 3 सही नहीं है। देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है, जिसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल सही कथन है। राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष विधि, जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि कहते हैं, के द्वारा गुप्त रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है तथा वह पुनः चुनाव नहीं लड़ सकता। यह कथन सही नहीं है। कथन 1 और 2 सही है। निम्नलिखित मंत्रियों के प्रकार है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ये सभी 3 प्रकार के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। निम्न में से कौन विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है, विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन संसद और कैबिनेट के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है? प्रधानमंत्री। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं? अनुच्छेद 75 के अनुसार। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती? ये 51वां संविधान संशोधन 2004 में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है? अनुच्छेद 75 के अनुसार। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? वेस्टमिनिस्टर प्रणाली मॉडल पर। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा? अनुच्छेद 74। किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में कितने समय से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता? 3 वर्ष से अधिक समय के लिए। भारत में 1975 में लागू किए गए राष्ट्रीय आपातकाल का मुख्य कारण क्या था? आंतरिक अशांति। भारत में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई? 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के समक्ष संघ का वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये अनुच्छेद है 112। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति संसद के समक्ष संघ का आय व्यय का विवरण है वो प्रस्तुत करता है।
संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान दिया गया है? भाग 18 में। आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? भाग 18 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संबंधित कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? कोई भी विधेयक है वो बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के हम संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 117(1). अब है न्यायपालिका। तीसरा टॉपिक है न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? मुख्य न्यायाधीश की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया गया। यह अधिनियम संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 99वें संविधान संशोधन। यह कौन सा संशोधन था? 99वां संविधान संशोधन। सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? 5 प्रकार की। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 226। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है और रिट है 5 प्रकार की। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है? अनुच्छेद 13। सर्वोच्च न्यायालय को सरकार का सशक्त संतुलनकारी तथा कौन सा अंग माना जाता है? तीसरा अंग। सरकार का कौन सा अंग माना जाता है? तीसरा अंग। न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? विधायिका को। वर्तमान समय में लोक हितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन है जनहित याचिका। वर्तमान समय में लोक हितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त माध्यम कौन सा है? जनहित याचिका। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सभी कथन सत्य है। देखते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कथन है ये। विशेष परिस्थितियों में केवल अपवाद स्वरूप ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है और उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। संविधान में न्यायाधीश हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीनों ही कथन सही है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी कथन सत्य है। देखते हैं। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। न्यायपालिका है वो विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का अधिकार रखती है। सभी कथन है वो सही है। कथन और कारण दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। कारण है, इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव है। तो सही कथन है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की जो सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत है वो स्थापित कर रखा है और इसी कारण से सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह है वह ज्यादा प्रभावी है। तो कारण और कथन दोनों सही है। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं। इनमें से देखते हैं कौन से कथन सही है। तो कथन 1 और 1 से 3 सही है, कथन 4 सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देता है वो सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, यह भी सही है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, यह भी सही है। यह किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे न्यायालय में नहीं भिजवा सकता, यह सही नहीं है।
ये दूसरे न्यायालय में भी भिजवा सकता है, अपने पास भी मंगवा सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला भी कर सकता है और इनके सभी फैसले अदालतें मानती है सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के 99वें संशोधन द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को वापस बहाल कर दिया। तो दोनों ही कथन सही है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए, तीनों ही सही है। देखते हैं किस प्रकार सही है। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों को बाहर करने के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। तो तीनों ही कथन सत्य है उच्च न्यायालय के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और 2 इसमें सत्य है। देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से एक आयोग होगा जिसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। भारत का, ये सही है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री और न्याय मंत्री तथा 2 प्रबुद्ध विख्यात व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। ये भी सही है। इसी प्रकार न्यायिक नियुक्ति आयोग 5 सदस्यीय होगा। यह कथन सही नहीं है। तो कथन 1 और 2 सही है। जिला न्यायालय के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सभी कथन सत्य है। जिला न्यायालय के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं। जिला न्यायालय जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है। बिल्कुल सही है। यह न्यायालय निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की भी सुनवाई करता है। जिला न्यायालय गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर भी फैसला देती है। तो तीनों ही कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों ही कथन सही है। देखते हैं किस प्रकार। अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करता है। सही है। दोनों ही फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करता है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सुरक्षता को सुनिश्चित करे। दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से आपको देखना है कौन से कथन सही है। तो तीनों ही कथन है वो सही है। किस प्रकार सही है ये। सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्वोच्च न्यायालय है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार सर्वोच्च निर्णय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 में दी गई है। उच्च न्यायालयों को 226 में और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत। न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है और इनमें से देखने हैं कौन से कथन सत्य है। तो 2 कथन सत्य है, तीसरा सही नहीं है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों, क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता लोकतांत्रिक सिद्धांत का आधार सिद्धांत को आघात नहीं पहुंचा सकती। ये कथन सही नहीं है। वो हस्तक्षेप, न्यायिक जो सक्रियता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है। रिट संबंधित अधिकारों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। रिट के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। तो तीनों ही कथन सही है। कथन और कारण दिए गए हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपनी प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। तो कारण और कथन दोनों ही सही है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब बताया गया यहाँ पर। क्या मतलब है इसका? कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा।
मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ यह है, एक तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है और एक मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ यह है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं है। यानी जिन मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, उन मुकदमों में पहले निचली अदालत में जाना जरूरी नहीं है। ये मौलिक क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री नाथूराम मिर्धा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष थे श्री नाथूराम मिर्धा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 में। जीवी के राव समिति की स्थापना कब की गई? 1985 में। जीवी के राव समिति 1985। किस समिति की सिफारिश थी कि संस्थाओं के चुनाव दलगत आधार पर करवाए जाए? यानी जो पंचायत चुनाव है ये दलगत आधार पर करवाए जाने चाहिए। ये बात किसने कही? अशोक मेहता समिति ने। पी के थुंगन समिति की स्थापना कब की गई? 1988 में। पी के थुंगन समिति 1988 में। किस समिति द्वारा यह सिफारिश की गई कि ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्तियां दी जाए? तो ये समिति थी जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? 1977 में। किस समिति के द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई? LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति। किस समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली बनाने की सिफारिश की गई? अशोक मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में लागू की गई? नागौर जिले में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में। 1957 में। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी गई? किस इतिहासकार ने भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी? अल्टेकर के द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम 15% निश्चित की गई है? 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर मुख्यमंत्री को तथ्य संबंधी सूचना देना आवश्यक है? अनुच्छेद 167(2) के तहत। यानी कोई राज्यपाल सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री उसको तत्काल सूचना देगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री के लिए अनिवार्य है कि वह राज्य संबंधी सूचनाएं राज्यपाल को सूचित करे? अनुच्छेद 167(1) के तहत। किस राज्य में राज्यपाल का एक विशेष कर्तव्य है? किस राज्य में राज्यपाल का एक विशेष कर्तव्य है कि वह आदिम जातियों के कल्याण संबंधी कार्यों के लिए एक मंत्री की नियुक्ति करे? आदिम जातियों के कल्याण संबंधी कार्यों के लिए एक मंत्री की नियुक्ति करे। ये किन राज्यों में है? ये बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में। किसी मंत्री के खिलाफ अगर प्राथमिक तौर पर कोई मामला बनता है तो राज्यपाल उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय कब दिया? 5 नवंबर 2004 को। यदि किसी मंत्री के खिलाफ कोई प्राथमिक तौर पर कोई मामला बनता है तो राज्यपाल उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। कब दिया? 5 नवंबर 2004 को। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल तो अध्यादेश अनुच्छेद 213(1) के तहत जारी करता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123(1) के तहत। अनुच्छेद 123(1) के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल विधानसभा का एक अभिन्न अंग माना जाता है? राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग माना जाता है अनुच्छेद 168 के अनुसार। राज्यपाल जिन राज्यों में 2 सदन है विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, कला आदि में विशेष योगदान दिया है? तो 1/6 सदस्य है वो राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है? 1 सदस्य। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 161 के तहत।
निम्नलिखित में से राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो ये किसकी नियुक्ति करता है? ये है एडवोकेट जनरल की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, जिला जज की। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मंत्रि परिषद के सदस्य किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं? राज्यपाल के। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 164 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम होंगे? अनुच्छेद 166 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह लेने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? अनुच्छेद 163(1) के तहत। राज्यपाल का कार्य है अतिथियों की इज्जत करने, उनको चाय पिलाने, भोजन और दावत देने के अलावा कुछ नहीं। उपरोक्त कथन किसका है? पटाभी सितारमिया का। और ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, एमपी के प्रथम राज्यपाल थे पटाभी सितारमिया, जिन्होंने ये बात कही थी। भारत का राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करेगा, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 155 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी? अनुच्छेद 154 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 153 के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, इनमें दूसरा कथन सही है और ये गलत है। तो गलत क्यों है, सही क्यों है? देखिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संस्थाओं में महिलाओं के लिए 2/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। ये सही नहीं है, ये यहाँ 74वां नहीं है, 73वां संविधान संशोधन 1992 महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 आरक्षण की व्यवस्था करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति जनजाति हेतु जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करता है, ये सही है। तो दूसरा कथन सही है और ये सही नहीं है। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करेगा। कारण है यह आयोग राज्यपाल को इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, आय के स्रोत, धन के वितरण, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान इत्यादि के बारे में अनुशंसा करता है। दोनों ही कथन, कारण और कथन सही है। कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में इनमें से कौन से विषय है वो शामिल है? तो इसमें 1, 2, 3 और 6 ये शामिल है। पशुधन, दुग्ध का व्यवसाय तथा मुर्गी पालन, ये अनुसूची 11वीं में है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, भूमि विकास, भूमि सुधार और लागू करना, भूमि संगठन आदि, ये जो कार्य है ये 11वीं अनुसूची में शामिल है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार हमें करना है। इसमें कथन 1, 2 और 3 सही है। नगरों में स्थानीय सुशासन को मजबूत करने के लिए 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित किया गया है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ, यह भी सही है। 74वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान दिया गया है कि 6 माह की अवधि में चुनाव करवाया जाना राज्य सरकार का एक संवैधानिक दायित्व होगा। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो ये 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, तो ये कथन सही नहीं है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बारे में हमें इन कथनों में से देखना है भी कौन से कथन है वो सही है। तो सभी कथन सत्य है। देखते हैं। यह संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। संशोधन अधिनियम 1992 कब प्रभाव में आया? 24 अप्रैल 1993 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे का प्रावधान करता है। ग्राम स्तर पर वार्ड पंच, सरपंच, खंड स्तर पर मंडल सदस्य व जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्यों का जनता द्वारा सीधे निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो सभी कथन है वो सही है। निम्नलिखित पंचायती राज में सुधार हेतु
दी गई समितियों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। इनमें से आपको बताना है कौन से कथन है वो सही है। इसमें कथन 1 और 2 सही है, कथन 3 सही नहीं है। देखिए, जीवी के राव समिति 1985 के अनुसार ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। एलएम सिंघवी समिति 1986 के अनुसार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई। पी के थुंगन समिति के अनुसार संस्थाओं के चुनाव दलगत आधार पर करवाए जाएं। ये पी के थुंगन समिति की रिपोर्ट नहीं है, बाकी ये दोनों कथन है वो सही है। दलगत चुनाव कराने का जो प्रस्ताव दिया गया वह अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, इसलिए ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी कथन सत्य है, देखते हैं क्यों है। स्वतंत्रता के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिन्होंने पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की। पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की जो सिफारिश की वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। अशोक मेहता समिति ने 1977 द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को बनाए जाने की सिफारिश की। देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज प्रणाली बनाए जाने की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति के अनुसार जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीन रखे जाएं। तो सभी कथन है वो सही है। मुख्यमंत्री के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य का शासनाध्यक्ष व वास्तविक कार्यपालक होता है। मुख्यमंत्री राज्य का शासनाध्यक्ष व वास्तविक कार्यपालक होता है। मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को हटा अथवा उनके विभागों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। तो तीनों ही कथन सही है। राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को उसके कार्य में सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका गठन राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मुख्यमंत्री ही अपने मंत्री परिषद का आकार तय करता है। मुख्यमंत्री ही अपने मंत्री परिषद का आकार तय करता है, जिसमें 3 स्तरीय मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो दोनों ही कथन सही है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री वास्तविक जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है और राज्यपाल है वो संवैधानिक प्रधान होता है। ये कथन सही है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य संवाद की मुख्य कड़ी होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल इस आधार पर करता है कि उसके पास विधानमंडल में बहुमत की शक्ति है। तो तीनों कथन है वो सही है। कथन 4 है वो सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन मंत्री परिषद का निर्माण, विघटन एवं विभाग आवंटन आदि मुख्यमंत्री में निहित है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति हालांकि राज्यपाल करता है, लेकिन मंत्री परिषद का निर्माण करना, उसका विघटन करना, विभाग आवंटन करना, यह कार्य किसका है? मुख्यमंत्री का है। प्रत्येक मंत्री मुख्यमंत्री की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है। मंत्री परिषद की बैठक की तिथि व स्थान राज्यपाल तय करता है। ये सही नहीं है। कथन 1 और 2 सही है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दी गई परंपराओं में से कौन सी सत्य है? तो 2 और 3 सत्य है। देखते हैं। सामान्यतः एक राज्य में उसी राज्य के निवासी को राज्यपाल बनाया जाता है। ये सही नहीं है। वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को, नौकरशाहों को, सैन्य अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के पद पर। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार एक व्यक्ति को 2 बार राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। ये किसने सिफारिश की है? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राज्यपाल को मनोनीत करने के कारणों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी कथन सत्य है। राज्यपाल को मनोनीत करने के कारणों के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली के कारण राज्यपाल मनोनीत होते हैं। राज्यपाल को नाम मात्र कार्यपालिका शक्ति प्रदान की गई है ताकि वास्तविक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री कर सके। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णायक के लिए भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए संघ और राज्यों में एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, इसमें 2 और
3 है वो सही है। संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य के जो कार्य है वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है तथा मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये दोनों कथन है वो सही है। कथन नंबर 1 है जो गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 156 की बजाय यहाँ पर 154 आएगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों से जिला प्रशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ये सही है। जिला अध्यक्ष अब भारत के लोक विकेंद्रीकृत संरचना का मुख्य अभिकर्ता व समन्वयकर्ता है। स्थानीय स्वशासन जिला प्रशासन के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री को ही कहा जाता है। ये सही नहीं है। राज्य प्रशासन की विशेषताओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राज्य प्रशासन की विशेषताएं। राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व है, सही है। आपातकाल में केंद्र प्रशासन के अधीन है राज्य प्रशासन। राज्य प्रशासन केंद्र पर निर्भर है। राज्य प्रशासन विकास प्रशासन विभाग का द्योतक है। प्रमुख प्रशासन का अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर आना। प्रमुख जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर के आते हैं। तो सभी राज्य प्रशासन से संबंधित कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी कथन सही है। देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल पद का हवाला दिया गया है। अनुच्छेद 154 में वर्णित है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है जो केंद्र में राष्ट्रपति की भांति राज्य का नाम मात्र का कार्यपालक होता है। पंचायती राज व्यवस्था के सभी क्षेत्रों संस्थानों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। निम्न में से किस संस्था का प्रमुख चेयरमैन होता है? चेयरमैन कहलाता है नगर पालिका का। निम्न में से कौन सी संस्था ग्रामीण स्वशासन से संबंधित नहीं है? नगर परिषद। राज्य का संवैधानिक प्रधान है राज्यपाल। 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 18 विषय। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय जो पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका प्रमुख मेयर या महापौर कहलाता है? नगर निगम का प्रमुख मेयर या महापौर कहलाता है। सामान्यतः 1 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में किसकी स्थापना की जाती है? 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद की। 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है नगर निकाय से। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर निकाय से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए हैं? 29। और 12वीं में 18। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40 में। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सभी संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? 1/3। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। अब पार्ट 2 में हम लगभग 200 क्वेश्चनों से ज़्यादा क्वेश्चन है उनका रिवीजन करेंगे। पार्ट 2 संविधान की विशेषता। पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है? धार्मिक मामलों में सदा तटस्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म सुनने व उसका पालन करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी कथन सही है पंथ निरपेक्ष राज्य के संबंध में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक है, न अधार्मिक, न धर्म विरोधी है, बल्कि धार्मिक कार्य व सिद्धांतों से सर्वदा पृथक है। उपरोक्त कथन किसका है? श्री वेंकटरमन का। किस संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति की संकटकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है? भाग 18 में। किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो
जिसमें राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता हो तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 360 के तहत। वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 और आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत। किसी भी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में है तो समस्त देश या देश के किसी एक भाग में किस अनुच्छेद के तहत आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 382 के तहत। भारतीय संविधान में कठोरता का समावेश किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में लचीलापन का समावेश किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। लचीलापन ब्रिटेन से और कठोरता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 360 के तहत। प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शब्द का उल्लेख भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया। समाजवाद शब्द का उल्लेख भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है। समाज में निर्धनता के निवारण हेतु इस शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्र की संपत्ति सभी वर्गों, व्यक्तियों के हितों की पूर्ति को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करने पर बल देता है ये समाजवाद शब्द। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है? भाग 3 में। भाग 3 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अधिकारों को कहते हैं। संविधान में मूल रूप से कितने अधिकारों का प्रावधान किया गया है? मूल रूप से 7। संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार संविधान में वांछित परिवर्तन किए जाने का विकल्प रखा है, इसलिए इसे निम्न नाम दिया गया है, जीवंत संविधान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जो शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप से काम करने की व्यवस्था संचालित करने हेतु दिशा निर्देश करता है। हमारा संविधान एक तरफ मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है, दूसरी तरफ विभिन्न संस्थाओं प्रक्रियाओं को भी स्थापित करता है। इस प्रक्रिया में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत में नागरिकों के मूल कर्तव्य भी शामिल है। यह दुनिया का ऐसा लिखित कानूनी दस्तावेज है जिसे लिखने में सर्वाधिक समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। सभी कथन है वो सही है। संविधान के मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति को अत्यंत संक्षिप्त रूप में किस में व्यक्त किया गया है? प्रस्तावना में। निम्न में से किस में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता? वह है प्रस्तावना। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। उपरोक्त कथन किस में कहा गया है? प्रस्तावना में। भारत का संविधान किस पर आधारित संविधान है? लोकप्रिय संप्रभुता पर। हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ये बात किसने कही? हरि विष्णु कामथ ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान में अनुच्छेद है 395। भारत के संविधान में अनुच्छेद है 395। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राज्य में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्य से तात्पर्य है संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक से। प्रस्तावना न्याय का स्वरूप है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। किसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संपूर्ण संविधान की आधारशिला है जिस पर संविधान टिका हुआ है। प्रस्तावना के अभाव में संविधान का कोई महत्व नहीं है। दोनों कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। संविधान में वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? वयस्क मताधिकार के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, किसी भी
व्यक्ति की जिसकी आयु 18 वर्ष है या वह आयु पूरी कर चुका है उसे मताधिकार प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है। सभी कथन सही है। हमारे संविधान में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? संसद को। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का क्या कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की शासन व्यवस्था की गई है? संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। अनुसूचित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 330 में। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 27%। व्यवस्थापिका के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व भारतीय संविधान की किस विशेषता को प्रदर्शित करता है? संसदीय शासन व्यवस्था। निम्न में से कौन भारतीय संविधान राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करता है? निम्न में से कौन भारतीय संविधान के राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करता है? वयस्क मताधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया है? आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए। बंधुत्व का आदर्श कितने आधारों पर टिका है? बंधुत्व का आदर्श कितने आधारों पर टिका है? राष्ट्र की एकता पर और व्यक्ति की गरिमा पर। कार्यपालिका के आदेशों को कौन अवैध घोषित कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में कितने परिशिष्ट है? 5। कार्यपालिका किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति। राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। 86वें संवैधानिक संशोधन दिसंबर 2002 जो कि जुलाई 2009 में संसद में पारित किया गया, यह कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। निम्न में से कौन सा अध्याय भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं? नीति निर्देशक तत्व। प्रस्तावना में कौन सा शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा दिए जाने की भावना को दृष्टिगत रखकर जोड़ा गया है? गणराज्य। हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। किस देश ने इसे प्रतिमान के रूप में अपने देश का संविधान बनाने हेतु काम में लिया है? दक्षिण अफ्रीका ने। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे? अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 335 में किन जातियों के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है? अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण है उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 335 के अनुसार। किस अनुच्छेद में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है? अनुच्छेद 39 में। आर्थिक न्याय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक न्याय के आदर्श को किस में स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 39 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है? 10 मूल कर्तव्य। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? संविधान का पालन करना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने संबंधी कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? 11वां मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के कितने भाग है? 22। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेदों की संख्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 7। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है? विश्व का विशालतम संविधान, लिखित व निर्मित संविधान, विलक्षण दस्तावेज। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है? भाग 4 में। मूल कर्तव्य है वो भाग 4 क में है और मूल अधिकार है वो भाग 3 में है।
भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष। संविधान में विश्व शांति व सुरक्षा संबंधी प्रावधान किस अध्याय में है? नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का वह प्रावधान जो राष्ट्र की एकता का परिचायक है, एकल नागरिकता। 101वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? सेवा कर से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 153। अमेरिका में 7 है और दक्षिण अफ्रीका में 153। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संविधान में संघ शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान में संघ शब्द के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन की विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368 में। संविधान में संशोधन करना है तो उसकी विधि है वो 368 में दी गई है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किस विद्वान का कथन है? डॉक्टर हैवियर के अनुसार। नेक्स्ट चैप्टर है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। उस मूल अधिकार का नाम बताइए जिसके अभाव में संविधान शून्य प्रदान हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किस मूल अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जिसमें 23 अनुच्छेद है वो बेगार प्रथा से संबंधित है और 24 है 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने या जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता। मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिक किसकी सहायता ले सकते हैं? न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मूल अधिकार किस पर अंकुश लगाने में सहायता प्रदान करते हैं? शासन व विधानमंडल पर। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं? 5 प्रकार के। अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 36 से 51। किस वर्ष संवैधानिक संशोधन में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? 1976 में। राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। पंचायत राज व्यवस्था पूरे देश में कब लागू की गई? 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को। कौन से संवैधानिक संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में विलोपित कर एक कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 24। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख जारी नहीं करते? निषेधाज्ञा जारी नहीं करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता उल्लिखित 6 स्वतंत्रताओं में सम्मिलित नहीं है? अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार को। भारत सरकार ने निवारक नजरबंदी से संबंधित किन कानूनों का निर्माण किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अध्यादेश। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपराधी को दंडित करने की नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है? निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी से तात्पर्य है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया से की गई गिरफ्तारी। निवारक नजरबंदी बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया से की गई गिरफ्तारी। राज्य की निधि से चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 28 के अनुसार। धार्मिक कार्यों के लिए जो संपत्ति एकत्रित की जाती है उस पर किस अनुच्छेद के अनुसार कर नहीं लगाया जा सकता? अनुच्छेद 27 के तहत। किस अनुच्छेद के अनुसार धर्मावलंबी धार्मिक संस्थाओं दान से स्थापित सेवा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है? अनुच्छेद 26। किस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी धर्म को अपनाने, उपासना करने, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने तथा धर्म प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 25 के तहत। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? 23 और 24। संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? समानता के मौलिक अधिकार से। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? 4 क में। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19 से। संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख है? 12 से 30 और 32 से 35। जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है तो इसे कहते हैं परमादेश।
किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान के साथ जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पुरुष तथा स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका उपार्जन का अधिकार है। निम्न में से किस प्रकार के नीति निर्देशक तत्व है? आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 39 में जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा? 24 घंटे के अंतर्गत। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। किस मामले में न्यायपालिका ने मूल अधिकारों को सर्वोच्च एवं संसद द्वारा असंशोधनीय घोषित कर दिया था? न्यायपालिका ने मूल अधिकारों को सर्वोच्च एवं संसद द्वारा असंशोधनीय घोषित कर दिया था। गोलकनाथ 1967। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की कितने प्रतिशत आबादी शिक्षित थी? 14%। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की 14% आबादी है वो शिक्षित थी। नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी योजना संचालित की जा रही है? वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? 30%। किस संविधान संशोधन के द्वारा 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की स्थापना कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 65वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग में कितने सदस्य है? 7 सदस्य है। और इसे किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा? अनुच्छेद 46 के तहत। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न करेगा? अनुच्छेद 40 के तहत। स्त्रियों की प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 42 से। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सेवाओं के अंतर्गत किस बात का प्रयास करेगा? प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अंगहीन होने की दिशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। ये सभी कथन सही है अनुच्छेद 41 के अनुसार। नीति निर्देशक तत्व आदर्श है जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है। उपरोक्त कथन है एल.जी. खेड़ेकर का। मूल अधिकारों के संबंध में किसने कहा? इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही राज्य की ओर पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। हरि विष्णु कामत ने ये बात कही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अध्यादेश कब जारी किया गया? सितंबर 2004 में। गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अध्यादेश कब जारी किया गया? सितंबर 2004 में। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते जाएं। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की श्रेणी का एक कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण में तस्करी निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की श्रेणी का एक कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण में तस्करी निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 1974 में। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश कब लागू किया जो बाद में कानून बन गया? दिसंबर 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश कब लागू किया जो बाद में कानून बन गया? 1980 में। अनुच्छेद 22 के तहत बंदी व्यक्तियों को निम्न में से कौन सा अधिकार दिया गया है? उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 के तहत उसे इच्छा अनुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। 24 घंटे के भीतर बंदी को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। ये सभी बंदी के पक्ष में अनुच्छेद 22 के तहत बताया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 50 के तहत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा में हृदय कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। किस आज्ञा पत्र का उपयोग किसी भी विवाद को अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण लेख या रिट। मूल अधिकारों की सुरक्षा। किस प्रकार के मूल अधिकारों को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? संपत्ति के अधिकार को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। उपरोक्त कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन
के उदाहरण है भूमि सुधार, कमजोर वर्गों का कल्याण। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा पारित किए गए अधिनियम है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम 1989। मूल कर्तव्यों के महत्व से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? मूल कर्तव्यों से यह राष्ट्रीय हित व राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने वाले हैं। यह भारत के नागरिकों के लिए एक आदर्श रूप में जोड़े गए हैं। दोनों ही कथन सही है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के आधार पर किस अनुच्छेद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 क में। उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत लेख जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 226 के तहत। राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न किस अनुच्छेद के अनुसार करेगा? अनुच्छेद 44 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा स्वास्थ्य की विकास के लिए प्रयत्न करेगा? अनुच्छेद 47। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा व उसमें सुधार करने तथा देश के वन्य जीव व वनों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करेगा? अनुच्छेद 48 क। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित देने वाले प्रमुख नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा। राज्य विश्व के विभिन्न देशों के मध्य न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। राज्य देशों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संविधान के प्रति आदर की भावना बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। उपरोक्त सभी सही है। समानता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का अनुच्छेद है 15। लोक नियोजन के विशेष अवसरों की समानता अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। तो सभी सुमेलित है। स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कथनों पर विचार की। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो केवल 5 ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ख। संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 1 ग। सर्वत्र आने जाने में निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। इसमें कथन 5 है वो सही नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी कौन सा या निर्देशक तत्व जोड़े गए? कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, औद्योगिकीकरण के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी। दोनों ही सही है। नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। सफल संघीय व्यवस्था वाले देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा भारत। सफल संघीय व्यवस्था वाले देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत। निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी वाला संघवाद माना? मॉरिस जोन्स ने। भारतीय संघवाद को सौदेबाजी वाला संघवाद किसने माना? मॉरिस जोन्स ने। निम्न में से किसने भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय कहा? कैसी वहियर ने। निम्न में से भारतीय संविधान की एकात्मकता का लक्षण नहीं है? राज्यपाल का पद। भारतीय संविधान की एकात्मकता का लक्षण नहीं है राज्यपाल का पद। संघ सूची पर केंद्र और राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, परंतु समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र व राज्य सरकार दोनों। कितने विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? 47 विषयों पर। संघीय सूची में 97 विषय है, इसी कारण यह सबसे लंबी सूची है। इसमें किस प्रकार के विषय है? राष्ट्रीय महत्व के। संघीय सूची 97 विशेष में किस प्रकार के विषय है? राष्ट्रीय महत्व के। भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख तत्व है शासन, व्यक्तियों का स्पष्ट विभाजन, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। संघीय शासन के एक प्रकार पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना उदाहरण है अमेरिका का। सत्ता की शक्तियों के विवरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली कहलाती है संघवाद। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। इसमें आवश्यक शर्तें निहित है। न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। न्यायपालिका के निर्णय में आदेश कार्यपालिका न्यायपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। न्यायाधीशों को भय व पक्षपात कि बिना न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान रूप से इकाई या एकल नागरिकता प्रदान की गई है। भारत में कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 देशों की नागरिकता को ग्रहण नहीं कर सकता।
एकल नागरिकता से समाज में स्थिरता आती है। इसका उद्देश्य भावात्मक एकता को दृष्टिगत करता है। तो इसमें चारों कथन है वो सही है। केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? न्यायपालिका। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा। केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? न्यायपालिका। राज्य सूची में कितने विषय है? 66। राज्य सूची में 66 विषय। संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल की व्यवस्था देता है? अनुच्छेद 356। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को। अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था किस संविधान में उपलब्ध है? कनाडा के संविधान में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई है? केंद्र सरकार को। किस अनुच्छेद के लिए संसद को प्रभावित राज्य के विधानमंडल की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है? अनुच्छेद 7। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सूचीपत्ति के माध्यम से किया गया? अनुच्छेद 246। कार्य आयोग का गठन कब किया गया? 1983 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 312 में। एकल संगठित न्याय व्यवस्था किसका लक्षण मानी जाती है? एकात्मक राज्य का। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता की प्रणाली पाई जाती है? अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352, 56 और 60। राज्य सूची में अंकित विषय पर कानून का निर्माण कौन करता है? राज्य विधानमंडल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान को एकात्मक रूप देने वाले तत्व है। एक संविधान सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य। ये सभी सही है। एकात्मक रूप वाले तत्व है। निम्नलिखित में से भारतीय संघीय व्यवस्था के तत्व है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, संविधान की सुरक्षता। राज्य में केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। किस देश को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की संज्ञा दी गई है? भारत। संविधान में संघवाद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राज्यों का। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।